नमस्कार दोस्तों। और इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प और चर्चित चेहरों में से एक पर बात करने वाले हैं, बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार। देखिए, इस चर्चा का मकसद किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस दोहरी प्रतिष्ठा को समझना है जो दशकों के करियर में उन्होंने अर्जित की है। नीतीश कुमार के पूरे करियर को अगर देखें तो एक बहुत ही मूल सवाल सामने आता है। एक तरफ उनका प्रशासनिक रिकॉर्ड है, ठोस नीतियां, बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक सुधार, और वहीं दूसरी तरफ है उनकी वो असाधारण क्षमता जिसके तहत लगातार बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बदले जाते हैं और सत्ता बरकरार रहती है। तो असल में वो क्या हैं? एक विकास पुरुष या एक बेजोड़ राजनीतिक सर्वाइवर? इस पूरे सफर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इस विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। एक नेता के उदय से लेकर सुशासन के शिल्पकार तक, शराबबंदी के बड़े दाव से होते हुए उनके राजनीतिक सर्वाइवर बनने के सफर, और अंत में उनकी एक जटिल विरासत पर चर्चा करेंगे। यह तरीका हमें उनके प्रशासनिक कार्यों को उनकी राजनीतिक रणनीतियों से अलग करके देखने में मदद करेगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक नेता का उदय। 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार की शुरुआत किसी पारंपरिक राजनीतिक घराने से नहीं हुई थी। वास्तव में उनकी पृष्ठभूमि तो तकनीकी थी। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, जिसे आज हम एनआईटी पटना के नाम से जानते हैं। लेकिन जल्द ही उनका रुझान राजनीति की ओर हो गया। 1970 के दशक में जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो उन पर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज समाजवादी नेताओं का गहरा प्रभाव था। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ इमरजेंसी के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में उनकी काफी सक्रिय भागीदारी रही, और बस यहीं से उनके एक लंबे राजनीतिक करियर की नींव पड़ गई। 70 के दशक में राजनीति में आने के बाद से लेकर राष्ट्रीय पटल तक का उनका सफर काफी तेज रहा। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में समता पार्टी की सह स्थापना की गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेलवे, कृषि और भूतल परिवहन जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों को संभाला गया। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा अध्याय 2005 में शुरू हुआ, जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके प्रमुख कार्यकाल की शुरुआत हुई। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, सुशासन के शिल्पकार। 2005 में जब सत्ता संभाली गई तो उस समय राज्य बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था की भारी चुनौतियों से जूझ रहा था। इसे पूरी तरह से फिर से खड़ा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उनके सामने थी। उनका शुरुआती फोकस बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी था। पूरे बिहार में सड़कों की स्थिति सुधारने और राजमार्गों व पुलों के निर्माण पर काफी जोर दिया गया, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना। इस एक कदम से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। विकास का ये मॉडल किसी हवाई वादे पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही संरचित और चरणबद्ध तरीके पर आधारित था, जिसे 7 निश्चय कार्यक्रम कहा गया। पीने का शुद्ध पानी, पक्की सड़कें, हर घर शौचालय, बिजली की उपलब्धता और युवाओं को समर्थन, यह राज्य की बुनियादी जरूरतों को सीधे तौर पर संबोधित करने की एक बेहतरीन रणनीति थी। अब जरा सोचिए, एक साधारण सी नीति कैसे समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना इसका जीता जागता उदाहरण है। स्कूली छात्राओं को मुफ्त साइकिलें दी गईं, और इसका सीधा असर ये हुआ कि लड़कियों के स्कूल जाने की दर में भारी वृद्धि हुई। ये केवल परिवहन का साधन नहीं था, ये शिक्षा और स्वतंत्रता तक पहुंच का एक बड़ा जरिया बन गया था। और महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर बात करें तो ये 50% का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों और पुलिस बल में भी महिलाओं की भर्ती पर भारी जोर दिया गया। सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा और साहसी नीतिगत कदम था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर नीति पर सबकी सहमति नहीं होती। हम आते हैं भाग 3 पर, शराबबंदी का दाव। 2016 का ये प्रतिबंध एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया था।
इस नीति को लेकर समाज में दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं देखने को मिलती है। समर्थकों का दृढ़ मानना है कि इस प्रतिबंध ने घरेलू हिंसा के मामलों में कमी लाई है और परिवारों की बचत में सुधार किया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आलोचकों का पूरा ध्यान अवैध शराब के व्यापार में हुई भारी वृद्धि, जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ और सबसे दुखद जहरीली शराब से जुड़ी मौतों पर है। सच कहें तो ये एक ऐसी नीति है जिस पर आज भी गहरी और तीखी बहस जारी है। प्रशासनिक फैसलों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं भाग 4 पर, राजनीतिक सर्वाइवर। यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि विकास पर इतना ज्यादा केंद्रित रहने वाला नेता इतनी तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखता है। इन राजनीतिक बदलावों की श्रृंखला सच में बेहद तेज रही है। 2013 में भाजपा से कई वर्षों का पुराना गठबंधन टूटा। 2015 में पुराने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव जीता गया। फिर 2017 में वापस भाजपा के साथ आ गए और 2022 आते आते फिर से भाजपा छोड़कर विपक्ष का हाथ थाम लिया गया। राजनीति में इस तरह का लचीलापन शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। तो इन बार बार होने वाले बदलावों के पीछे असली प्रेरणा क्या है? समर्थकों का मजबूती से ये मानना है कि हर फैसला, हर बदलाव केवल और केवल बिहार के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का सीधा आरोप है कि ये महज अपनी सत्ता और राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विचारधारा के साथ किया गया समझौता है। अगर हम इन बदलावों के विशिष्ट कारणों को देखें तो 2013 में भाजपा से नाता तोड़ने का मुख्य कारण नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध था। वहीं 2017 में जब महागठबंधन छूटा तो राजद नेता तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला दिया गया। ये उदाहरण हमें साफ दिखाते हैं कि राजनीतिक कदम अक्सर तात्कालिक परिस्थितियों और विवादों से ही प्रेरित होते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर, एक जटिल विरासत। इस लंबे करियर का मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहां क्षेत्रीय राजनीति में कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, वहीं व्यक्तिगत रूप से एक साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त छवि का होना उनके लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच रहा है। जब इस पूरे कार्यकाल को तराजू पर तौला जाता है तो एक तरफ निर्विवाद उपलब्धियां नजर आती हैं, बेहतर सड़कें, महिला आरक्षण और सुशासन के सुधार। लेकिन दूसरी तरफ वो चुनौतियां हैं जो आज भी कायम हैं। राज्य में बड़े उद्योगों का अभाव, जिसके कारण श्रमिकों का पलायन आज भी बदस्तूर जारी है, और शराबबंदी जैसी नीतियों को लागू करने में आने वाली विफलताएं। इनकी विरासत का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ सामाजिक न्याय की विचारधारा है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का मजबूत समर्थन इसी का हिस्सा है। इसका तर्क ये है कि इससे सामाजिक न्याय की नीतियों को और भी बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। ये कहीं न कहीं सुशासन और उनकी समाजवादी जड़ों के बीच का एक गहरा जुड़ाव दिखाता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। निस्संदेह यह बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली अध्यायों में से एक है। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो वह उन्हें किस रूप में याद रखेगा? क्या वो उस शिल्पकार के रूप में याद किए जाएंगे जिसने एक राज्य को उसके सबसे बुरे दौर से बाहर निकाला और पुनर्निर्माण किया, या फिर वो उस बेजोड़ सर्वाइवर के रूप में जाने जाएंगे जिसने राजनीतिक खेल के हर नियम में महारत हासिल की? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।